वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर और सेमेस्टर सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग के कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नलकूप सिंचाई प्रकार है। नलकूप तो ट्यूबवेल इरिगेशन प्रकार है। तो नलकूप सिंचाई प्रकार है। लिफ्ट इरिगेशन का नलकूप जो हमारी कैसी है, लिफ्ट उद्वहन सिंचाई। लिफ्ट नलकूप का प्रकार है। नलकूप का प्रकार है स्ट्रेनर। जब हम नलकूप ज़्यादा ट्यूबवेल बनाते थे, हम उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेनर लगाते हैं। इनमें सबसे पहले कहा कि नलकूप सिंचाई प्रकार है। तो नलकूप मतलब ट्यूबवेल की सिंचाई किस तरीके से होती है। ट्यूबवेल वो होते हैं जो हम किसी ज़मीन के अंदर कोई बोरिंग खोद कर जो है पाइप डालते हैं, और उससे हम किसी भी, जैसे कि ट्यूबवेल क्या होते हैं हमारे, जैसे हमारे पास कोई बोरिंग है और हमने यहाँ पे इसको बहुत सारे बोरिंग करके ऊपर किसी पंपिंग सिस्टम से फिर पानी को हम निकालते हैं, तो हमारा कहलाता है लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि वो नलकूप सिंचाई कहलाती है। फ्लो सिंचाई जो होती है हमारी, वो अलग टाइप की होती है। छिड़काव जो होती है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन कहलाती है। छिड़काव या तो बरसात के ज़रिए होती है, या फिर हम छिड़काव किसी पाइप के ज़रिए छिड़काव करते हैं। नलकूप का प्रकार है। नलकूप किस प्रकार का है, कुआं है नहीं, डून है नहीं, स्टेनर इसके अंदर लगाते हैं। नलकूप बेदन की विधि है। बेदन का मतलब हुआ कि नलकूप को हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम जो है किसी ज़मीन के अंदर पाइप डालते हैं। तो रस्सी विधि, जल प्रसार विधि, ड्रिलिंग विधि, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा है डी, उपरोक्त सभी। तो एक क्या है कि एक तो होती है हमारी परक्यूशन मेथड होता है जो नहीं दिखा रखा है, रस्सी विधि। एक होती है हमारी जल प्रधार विधि, ड्रिलिंग विधि। तो नलकूप में हम नलकूप भेजने की जो विधि है वो उपरोक्त सभी। तो ड्रिलिंग विधि से भी हम जो है कोई गड्ढा खोदते हैं, नलकूप बनाते हैं। रस्सी विधि से भी करते हैं। नलकूप सिंचाई का गुण है। तो जो नलकूप सिंचाई का मेन गुण क्या है, नलकूप सिंचाई का गुण है जल गिरसन से छुटकारा, पानी की मितव्ययी उपयोग और मूल्यवान फसलें। उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है कि जो नलकूप सिंचाई का मेन गुण क्या है हमारा, उपरोक्त सभी। मूल्यवान फसलें का गुण क्या है कि अगर हमारे पास हमने कोई फसल बोई है, तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा कोई महंगी फसल है और हमें पानी देना है, तो हमें वहाँ पर ट्यूबवेल खोद देना चाहिए, ताकि जब भी फसल को पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम ताकि उस नलकूप के ज़रिए उस फसल को पानी दे सकें। तो नलकूप की जगह सबसे मेन गुण क्या है कि जल ग्रसन से छुटकारा, पानी से उसको मितव्ययी उपयोगी, यानी कि उसको हम इकोनॉमिकली उपयोग करते हैं और मूल्यवान फसलें इसके ज़रिए उगा सकते हैं। नलकूप सिंचाई एक सिंचाई है। उन्होंने कहा कि नलकूप सिंचाई एक सिंचाई है, महंगी, खर्चीली, मेंटेनेंस वाली, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5। तो नलकूप सिंचाई जो हमारी है महंगी भी है, क्योंकि महंगी भी है, खर्चीली भी है और मेंटेनेंस वाली भी, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्योंकि ट्यूबवेल जब हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें किसी मोटर के किसी डिवाइस के ज़रिए पानी इकट्ठा करना होता है, तो उसी के लिहाज से हमें ट्यूबवेल के ज़रिए जो हमारा खर्चा है कुछ ज़्यादा बैठता है। नलकूप सिंचाई की आयु होती है, नलकूप सिंचाई की आयु होती है कम। नलकूप सिंचाई की आयु कितनी होती है, ट्यूबवेल की आयु कितनी होती है, ज़्यादा, सामान्य, कोई नहीं, कम उन्होंने बोला है 6 का बी। तो नलकूप सिंचाई की जो आयु होती है वो कम होती है, क्योंकि बार बार वो कभी भी ख़राब हो सकता है।
सामान्यतः दो कुएं की आपस में दूरी रखनी चाहिए। दो कुएं हमने और खोदे हैं वेल, तो इनकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 75 मीटर से 180 मीटर। तो 7 का आंसर हमारा है 75 मीटर से 180 मीटर तक हमारी दूरी होनी चाहिए। तो 75 मीटर से 180 मीटर तक की जो दूरी हमारी है सामान्यतः दो कुएं की आपस की, वो तो अगर दो हमारे पास कोई कुएं हैं तो इन दो कुएं के जो बीच की दूरी आपस में अगर हमारी है तो 75 मीटर से 180 मीटर तक हमें लेनी चाहिए। गहरे नलकूप से अधिक पानी प्राप्त हो सकता है। गहरे नलकूप से, गहरे ट्यूबवेल से अधिक पानी प्राप्त हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा है सी, 200 लीटर प्रति सेकेंड। तो 200 लीटर प्रति सेकेंड। स्ट्रेनर एक विशेष प्रकार का क्या है? एक कुआ है, पाइप है, कोई नहीं, पाइप ही है। 9 नंबर पर डी पाइप है। स्ट्रेनर क्या है? स्ट्रेनर क्या है? एक पाइप है, क्योंकि जब हमारे पास पाइप होता है तो उसमें गोल गोल छिद्र बना हुआ होता है, फिर उसके बाद जाली लगा देते हैं, तब हमारे स्ट्रेनर कहलाते हैं। जैसे ही हम कोई ट्यूबवेल खोदते हैं और ये पाइप डालते हैं तो नीचे वाले भाग में हम स्ट्रेनर लगा देते हैं। स्ट्रेनर क्या होता है? स्ट्रेनर पाइप के अंदर कुछ छिद्र होते हैं और जिनके जरिए हमारा पानी अंदर जाता है। तो स्ट्रेनर विशेष प्रकार का क्या है? एक पाइप है। स्ट्रेनर क्या है? एक पाइप है। स्ट्रेनर तथा झिर्रीदार नलकूप में अंतर है। स्लोटेड स्ट्रेनर और झिर्रीदार नलकूप में अंतर है। स्ट्रेनर में कई जलधारी परतों को भेजा जाता है, जबकि झिर्रीदार में केवल एक। स्ट्रेनर जो होती हैं बहुत सारी हमारी। क्वेश्चन नंबर 10, स्ट्रेनर में कई जलधारी परतों को भेजा जाता है, जबकि झिर्रीदार में केवल एक। नलकूप सिंचाई का दोष है। नलकूप सिंचाई का दोष है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का डी। नलकूप सिंचाई हमारी महंगी होती है, अधिक लागत कर आती है और कम आयु हो। उपरोक्त सभी नलकूप जब हम बनाते हैं तो बहुत महंगा हमारा जो है बोरिंग होता है, और बहुत महंगे बोरिंग के साथ साथ में हमारी लागत भी अधिक आती है, महंगी, और इसकी आयु भी हमारी कम होती है। पवन चक्की के लिए वायु गति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक। जो हम पवन चक्की लगाते हैं तो पवन चक्की की जो हमारी आयु होनी चाहिए वो 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी चाहिए। पानी उठाने की यांत्रिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी, उपरोक्त सभी। पानी पवन चक्की से हम पानी उठा सकते हैं, अब सेंट्रीफ्यूगल पंप से उठा सकते हैं, वायु दाब पंप। वायु दाब पंप पहली बार सुन रहा हूँ, और वायु दाब पंप मैंने दे रखा कि वायु दाब पंप यानी कि एयर प्रेशर से भी हम पानी उठा सकते हैं। तो वायु दाब पंप, पवन चक्की और सेंट्रीफ्यूगल पंप के ज़रिए हम किसी पानी को उठा सकते हैं। ये मैकेनिकल विधि है। नलकूप के मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए? विद्युत मोटर की देखभाल, बल्बों की देखभाल, स्टेशनों को बदलना। उपरोक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है जी डी। देखो, जो हमारे पास ट्यूबवेल है उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विद्युत मोटर की देखभाल, जो हमने मोटर लगा रखी है उसकी देखभाल करनी चाहिए, बल्बों की देखभाल, छत से गिरे स्टेशनों को बदलना। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, कुएं का गोला बनाया जाता है। वेल्स स्टेनिंग। कुएं का गोला बनाया जाता है कुएं के चक्के के ऊपर, कुएं के चक्के के नीचे, कुएं के चक्के के पास कोई नहीं। तो 15 का आंसर हमारा है जी ए।
जब कुएं का गोला जब बनाया जाता है, अब हम बनाते हैं कुएं के चक्के के ऊपर। कुएं के चक्के के ऊपर कुएं का गोला वेल स्टैंडिंग बनाया जाता है कुएं के चक्के के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, कुएं की लब्धि ज्ञात करने की विधि है। 16 का सी, पंपन विधि और पुनर्प्राप्ति विधि। कुएं की लब्धि ज्ञात करने की विधि है पंपन विधि और पुनर्प्राप्ति विधि, ए और बी दोनों। पहाड़ी क्षेत्रों में नलकूप सिंचाई अपनाई जाती है, हाँ या नहीं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में हाँ या नहीं, पता नहीं, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है बी। पहाड़ी क्षेत्रों में नलकूप सिंचाई अपनाई जाती है, नहीं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र तो इतना ऊंचा हो गया कि वहाँ से कोई हम नलकूप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड बढ़ेगा, तो इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में नलकूप विधि नहीं अपनाई जाती है। दून क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का बी। दून क्या है? पानी उठाने की एक अस्थायी व्यवस्था है। दून पानी उठाने की देसी यानी कि अस्थायी व्यवस्था है। नलकूप सिंचाई की अनुकूल परिस्थितियां हैं। नलकूप सिंचाई की अनुकूल परिस्थितियां हैं। नलकूप सिंचाई की अनुकूल परिस्थितियां हैं। पर्याप्त भूमजल, संचालन शक्ति, स्थायी जल मांग। 19 का डी, उपरोक्त सभी। तो जो नलकूप सिंचाई की अनुकूल परिस्थिति क्या है कि एक तो पर्याप्त हमारा ग्राउंड वाटर हो, संचालन शक्ति अच्छी हो, स्थायी जल मांग हो। एक कुएं का प्रभाव व्रत जब दूसरे कुएं के प्रभाव व्रत में घुस जाता है तो कुएं की पानी की क्षमता घट जाती है। 20 का ए। सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि जब एक कुएं का प्रभाव व्रत जब दूसरे कुएं के प्रभाव व्रत में घुस जाता है तो कुएं की क्षमता घट जाती है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डैम के रूप में। लिखा, कृत्रिम झील बनाने के लिए नदी के आर पार मिट्टी, पत्थर, चिनाई या कंक्रीट की ऊंची दीवार खड़ी की जाती है, जिसे कृत्रिम झील बनाने के लिए, आर्टिफिशियल झील बनाने के लिए नदी के आर पार मिट्टी, पत्थर, चिनाई या कंक्रीट की ऊंची दीवार बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। बांध मीन्स डैम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा आंसर है पहले का आंसर हमारा है डैम यानी कि बांध। जब भी हम कोई आर्टिफिशियल नदी के आर पार को मिट्टी या पत्थर वगैरह रखते हैं और लोग दीवार खड़ी करते हैं तो उसको हम कहते हैं बांध कहते हैं। HFL का पूरा नाम क्या है? HFL का पूरा नाम क्या है? HFL का पूरा नाम हमारा है हाईएस्ट फ्लोट लेवल। एक होता है FSL फुल सप्लाई लेवल, ये है हाईएस्ट फ्लोट लेवल। बांध शीर्ष तथा उच्च बाढ़ तल की ऊर्ध्वाधर दूरी को कहते हैं। बांध शीर्ष तथा उच्च बाढ़ तल की ऊर्ध्वाधर दूरी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा है ए, मुक्तांतर। बांध शीर्ष और उच्च बाढ़ तल की ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं मुक्तांतर। फ्री बोर्ड, इसको कहते हैं फ्री बोर्ड। बांध का जो शीर्ष है और जो शीर्ष तथा हाई बाढ़ तल की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम कहते हैं मुक्तांतर। फ्री बोर्ड कहते हैं, फ्री बोर्ड। तो फ्री बोर्ड टॉप ऑफ डैम प्लस हाईएस्ट फ्लोट लेवल। टॉप ऑफ डैम प्लस
फुल सप्लाई लेवल। तो चौथे का क्या है जी आंसर? चौथे का है बी, टॉप ऑफ डैम माइनस के हाई फ्लो लेवल। जलाशय में जल को मापा जाता है। जलाशय जो जलाशय है उसमें जल को काय में नापते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, हेक्टेयर मीटर में। हेक्टेयर मीटर। जलाशय, कुछ जलाशय कुछ डैम है उसके अंदर हम कैसे नापेंगे? हेक्टेयर मीटर में। तो याद रखें जैसे कोई जलाशय है, कोई रिजर्वायर है, उसमें पानी को हमने स्टोर कर रखा है तो उसको हम हेक्टेयर मीटर में मेजर करते हैं। बांध से पानी के निकास के लिए इसमें आर पार जो ओपनिंग बनाए जाते हैं उन्हें स्लुइस कहते हैं। स्लुइस कहते हैं। जैसे बांध से पानी के निकास के लिए, बांध से पानी निकास के लिए इसमें आर पार जो ओपनिंग्स बनाए जाते हैं उन्हें हम स्लूस कहते हैं। जलाशय या बांध योजना बनाते समय कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? जलाशय या बांध योजना बनाते समय कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जलाशय या बांध योजना बनाते समय कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? उपरोक्त सभी। भूवैज्ञानिक अन्वेषण, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, जल सर्वेक्षण, उपरोक्त सभी। बांध की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। बांध की लंबाई न्यूनतम होनी चाहिए ताकि योजना पर कम भी आए। तो बांध हम बनाएंगे तो इसमें लिखा है ना, बांध की लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि योजना पर कम खर्च आए। तो उसकी लंबाई जब कम होगी किसी डैम की, तो जाहिर सी बात है योजना पर कम खर्चा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिल्टिंग कम करने का उपाय। सिल्टिंग कम करने का उपाय, क्वेश्चन नंबर 9 का डी, वृक्षारोपण द्वारा, रोक बांध का निर्माण करके और समुच्चय खाइयां खोदकर सिल्टिंग हम कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बांध के स्थल चुनाव के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? नदी का स्पान, नीब, टोपोग्राफी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर है डी, सभी। जब भी हम कोई डैम बनाते हैं तो जाहिर सी बात है जो नदी का स्पान है, कितनी दूरी है, नीब, नदी का स्पान और टोपोग्राफी, उपरोक्त सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। बांध पर बाहरी जल दाब का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, पी इक्वल टू WH² अपॉन 2। पी इक्वल टू WH² अपॉन 2। बाहरी जलदाब बांध की तली से, क्वेश्चन नंबर 12 का ए, बाहरी जलदाब बांध की तली से, बाहरी जलदाब बांध की तली से, बांध की तली से h/3 ऊंचाई पर कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो बहुत कम इसमें दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, जब कम ऊंचाई का बांध होता है तो बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को अपने ऊपर से प्रभावित होने देता है, इसे कहते हैं। जब आपका डैम है वो हमारा कम ऊंचाई का है, अब बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को अपने ऊपर से प्रभावित होने देता है, इसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा जो आंसर है जी वो है ए, उत्प्लावी बांध। इसका जो आंसर हमारे पास 13 का है उत्प्लावी
उत्प्लावी बांध। क्वेश्चन नंबर 14, उत्थापन दाब होता है। उत्थापन, इसका आंसर क्लियर नहीं है। भाखड़ा बांध ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रखा भाखड़ा नागल बांध, जैसे आपने बताया था कि भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है, ठीक है। तो भाखड़ा बांध ऊंचा है, कितना ऊंचा है भाखड़ा बांध? 15 का ए, 15 का भाखड़ा बांध 226 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा बांध 226 मीटर ऊंचा है, 226। भाराश्रित बांध के असफल होने का कारण है। भाराश्रित बांध के असफल होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी पलट जाने से, तनन के कारण और संतुलन के कारण। भाराश्रित बांध की निर्माण अवधि होती है, भाराश्रित बांध की निर्माण अवधि होती है अधिक। उत्प्लव मार्ग को उत्प्लव मार्ग को सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। सोइल बांध बनाया जाता है जहां सोइल बांध बनाया जाता है जहां नींव कमजोर हो और उचित गहराई पर। सोइल बांध बनाया जाता है जहां नींव कमजोर और उचित गहराई पर। मृदा सोइल बांध का नष्ट होने का कारण है। नींव में एवं निस्तान विश्राम कोण सतही की डाल रखना भूकंप के कारण और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है गुरुत्व बांध में प्रधान प्रतिरोधक बल है। प्रधान प्रतिरोधक बल है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी, स्वयं बांध का भार। गुरुत्व बांध में प्रधान प्रतिरोधक बल है जो डैम का खुद का अपना भार होता है, इसलिए जो डैम होते हैं बहुत मोटे मोटे और चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं कि एक और दीवार निम्नलिखित में बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है बी, मृदा बांध। भाखड़ा बांध निम्न प्रकार है। तो भाखड़ा बांध 200 कितना बताया था मैंने कि 226 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा बांध कितना ऊंचा है? 226 मीटर ऊंचा है। और भाखड़ा बांध निम्न प्रकार है। 23 नंबर का सी का मतलब है गुरुत्वीय बांध। भाखड़ा बांध निम्न प्रकार है, गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध का मतलब है कि वो जो है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टिका हुआ है। और इन्होंने बोला कि एक और निम्नलिखित में बनाई जाती है गुरुत्वीय बांध, मृदा बांध। गुरुत्व बांध में प्रथम प्रतिरोधक बल कौन सा होता है? स्वयं बांध के भार का। तो जो डैम होता है, तो इन्होंने कहा था क्वेश्चन नंबर 21 में कि ग्रेविटी डैम में प्रधान रेसिस्टेंस कौन होता, बल क्या है? तो वो बांध के स्वयं भार का जो बल है वही किसी डैम को रोकता है। तो कुछ ही इरिगेशन के मैंने आपको क्वेश्चन बताए, और तो ये हमने लगभग हमने 7 चैप्टरों के ये आपको क्वेश्चन बता दिए। बाकी हम इसके भी 2 लेक्चर और लेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आप अपने लेवल पे जो बुक से भी तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आपका इरिगेशन का सिलेबस पूरा हो चुका है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं अगली नेक्स्ट 2 क्लासों में कंप्लीट कर दूँ। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।